हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। SPM IAS Academy स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आंसर्स इन देयर रिस्पेक्टिव बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप। सो आज का क्वेश्चन है आसाम इकोनॉमी के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट टू यू फ्रॉम द पेपर 6th पर्सपेक्टिव आसाम इकोनॉमी, जहां पर स्पेसिफिकली इकोनॉमी ऑफ आसाम टॉपिक दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इन आसाम के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है कि आसाम नेचुरली सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए बाकी सभी इंडिया के रीजन से कंपेयर करने पर। मतलब अगर आप इंडिया के जो रीजन्स हैं, बाकी रीजन्स हैं, उनसे कंपेयर करें तो आसाम एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल है, लेकिन आसाम फिर भी एग्रीकल्चर में बाकी रीजन से पीछे हो जाता है। और ये स्टेटमेंट देने के बाद क्वेश्चन आपसे बोलता है डिस्कस करने को, और उसके बाद बोलता है कि आपको वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है कि किस तरह से एग्रीकल्चर को आसाम में बढ़ाया जा सकता है। तो मोटा मोटा देखा जाए ये क्वेश्चन आपसे तीन बातें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि क्यों आसाम बेटर सूटेड है एग्रीकल्चर के लिए, ऐसा क्या है आसाम में जिसकी वजह से आसाम एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल है जब हम उसको कंपेयर करते हैं बाकी रीजन्स ऑफ इंडिया से, अदर रीजन्स ऑफ इंडिया से कंपेयर करने पर क्यों बेटर है, पहली बात। दूसरा पूछा जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर की आसाम में, और तीसरी बात पूछी जा रही है कि क्या तरीके हैं जिससे इनको सॉल्व करा जा सकता है जो भी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है आसाम में। क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। जब भी कोई चीज़ पर आपको डिस्कस करना होता है तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है और उसके सारे ही एस्पेक्ट्स को आपको प्रॉपरली एलैबोरेट करके बताना है। क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी आंसर्ड इन 250 वर्ड्स। आपको वन फुल A4 शीट बोथ साइड इंक्लूडेड एंड अनदर A4 शीट विद ओनली वन साइड आपको लिखना होगा। आपको जो सभी A4 शीट्स में 1 इंच का मार्जिन ऑन बोथ साइड एंड 1.5 इंच मार्जिन फ्रॉम टॉप बनाना होगा। द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 जुलाई 2020, जहां पर चिन्मय सर ने प्रॉपरली डिस्कस करा है आसाम की एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को लेकर के, और आसाम में एग्रीकल्चर का क्या स्टेट है दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बिकॉज ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और इकोनॉमी के क्वेश्चन में जनरली हम लोग इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन ही लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई इंफॉर्मेशन के साथ, कोई फैक्ट के साथ अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखना, आंसर स्टाइल लिखना, ये सब बहुत डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। हम लोग की ये जो पूरा का पूरा हमारा जो हम लोग सेशन चलाते हैं, दिस सेशन ऑफ डेली आंसर राइटिंग, यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप के जब भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं आपको बताता रहता हूँ कि किस टाइप के इंट्रोडक्शन से आपको बेस्ट एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट का जो फैकल्टी है जो चेक कर रहा है आंसर, वो जनरली उस टाइप के ही इंट्रोडक्शन पढ़ता है अपनी कॉपीज़ में भी। सो इकोनॉमी के आंसर्स में इट इज़ बेस्ट दैट यू स्टार्ट विद सम गुड इन्फॉर्मेशन। आप ऐसी इंफॉर्मेशन दीजिए जिससे आप बॉडी में क्या लिखने वाले हैं ये बात अबंडेंटली क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कैसे इम्पॉर्टेंट है आसाम के लिए एग्रीकल्चर। मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है आसाम इकोनॉमी की, और 63% पॉपुलेशन जो है आसाम में वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन एग्रीकल्चर फिर भी आसाम में अंडर डेवलप्ड है। मतलब 63% पॉपुलेशन जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। और उसके बाद मैं बताना शुरू करूंगा कि क्यों आसाम जो है वो नेचुरली ज़्यादा सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, और उसके बाद बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है इस फैक्ट से कि 1/3 ऑफ द आसाम इनकम जो है वो एग्रीकल्चर से ही आती है, और 69% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सो अगेन आई एम गिविंग द फैक्ट्स। आपको इस टाइप के कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए अपने आंसर राइटिंग के लिए। दीज आर कॉल्ड एज द फॉर्डर पॉइंट्स। आपको इनको लिखेंगे तो आपको इकोनॉमी के आंसर्स में जनरली एडवांटेज मिलेगा।
सो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद लेट अस सी बॉडी में इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट हाउ सूटेबल इज आसाम फॉर द एग्रीकल्चर। जहां पर ये स्टेटमेंट है आसाम इज नेचुरली मोर सूटेबल। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि कैसे आसाम नेचुरली ज़्यादा सूटेबल है। सबसे पहला पॉइंट दूंगा मैं सॉइल के ऊपर। आपको पता है एग्रीकल्चर जो होता है उसकी दो चीज़ों पर बहुत डिपेंडेंस होती है। पहला होता है सॉयल और दूसरा होता है क्लाइमेट। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा सॉयल के ऊपर। सॉयल में जो हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर है, बराक रिवर है और बाकी अदर रिवर्स है, दे आर ब्रिंगिंग द फर्टाइल एलुवियल सॉइल। आपको पता है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो होती है हिमालयन रेंजेस को जब इरोजन करके आती है नीचे, तो वो अपने साथ बहुत ही फर्टाइल एलुवियल सॉइल लेकर के आती है। ये एलुवियल सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन एंड द ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो कॉल्ड एज द ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस बोला जाता है। तो इसमें ये बहुत रिच होती है। एज अ रिजल्ट ये एलुवियल सॉइल बहुत सूटेबल है बाकी सारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। आसाम के एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरस भी होता है, पोटैश भी हो जाता है इन प्लेसेस, और कहीं कहीं जगह पर लाइम भी गुड क्वालिटी में मिल जाता है। सो आसाम का एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल इन नेचर। इसीलिए आसाम को कंट्री ऑफ द गोल्डन ग्रेन भी बोला था अहोम किंग्स ने। इसके बाद हम इसको ये भी बता सकते हैं कि इतना ये सूटेबल होता है यहाँ का सॉयल कि बाकी जगह, जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, वहाँ पर भी, पंजाब में भी एलुवियल सॉइल मिल जाता है, तमिलनाडु में भी मिल सकता है, आसाम, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल होता है। इवन दो दीज सॉइल्स आर ऑल्सो फर्टाइल, बट इन मैनी सच प्लेसेस जो फार्मर्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है बिकॉज उनको डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो करने पड़ते हैं। लेकिन आसाम का जो सॉइल है वो ऑलरेडी इतना फर्टाइल है कि यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियली नहीं करना पड़ता और फार्मर फिर भी गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स कर लेता है। तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आसाम में लेबर फोर्स जो है वो बहुत रेडिली अवेलेबल है। आपको पता है कि यहाँ पर वेजेस जो हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है, और अभी जैसे फैक्ट में बताया था कि 63% ऑफ द टोटल जो पॉपुलेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चरल लेबर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली आसाम में हो जाती है। इसकी वजह से कभी भी एग्रीकल्चर को आसाम में किसी एक्सटर्नल लेबर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। जैसे पंजाब में प्रॉब्लम है, पंजाब में लेबर फोर्स नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द लेबर फ्रॉम यूपी एंड बिहार। आसाम में इसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेबर फोर्स रेडली अवेलेबल है। मोर ओवर दिस इज एन एक्सपीरियंस्ड लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर। एज अ रिजल्ट आसाम में एग्रीकल्चर का पोटेंशियल बेटर हो जाता है, इसकी नेचुरल सूटेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट को लेकर के। आसाम का क्लाइमेट भी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है प्लांटेशन क्रॉप्स पर। प्लांटेशन क्रॉप्स आर हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि टी, जूट, रबर, शुगर केन, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो सब आसाम में बेटर तरीके से होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सूटेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट का पॉइंट आप नॉर्मल क्रॉप्स के लिए भी डाल सकते हैं, इट इज़ जस्ट दैट आपको ज़्यादा पॉइंट डालने होते हैं, स्पेस कम है, इसीलिए मैंने सूटेबल क्लाइमेट के पॉइंट को प्लांटेशन वाले के साथ मर्ज कर दिया। सूटेबल क्लाइमेट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर नॉर्मल सीरियल्स लाइक राइस, पल्सेस, ऑयल एंड हॉर्टिकल्चर ऑल्सो, बट आई हैव जस्ट चोजन टू मर्ज द 2 पॉइंट्स। इसी में मैंने एक और इसी फिलर पॉइंट में एग्जांपल दे दिया दैट बिकॉज ऑफ इट्स सूटेबल क्लाइमेट आसाम प्रोड्यूसेस 55% ऑफ द इंडियाज टी। तो इस तरह से मैंने जस्टिफाई कर दिया दैट व्हाई इज आसाम नेचुरली मोर सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। आप इसमें अपनी तरफ से इनोवेशन कर सकते हैं। आप फिशरीज का पॉइंट डाल सकते हैं कि आसाम में फिशेस भी काफ़ी प्रोड्यूस होती हैं। इवन दो कंजम्पशन ज़्यादा है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, सो वी हैव टू गेट मोर फिशेस फ्रॉम आंध्र प्रदेश, लेकिन बट नेचुरली भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप फिशरी, डेयरी के बारे में भी कुछ बातें कर सकते हैं अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं आसाम के क्या चैलेंजेस होते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। द बिगेस्ट चैलेंज इज फ्लड्स। अब फ्लड्स देखिए, फ्लड्स इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जब फ्लड आती है तो जो सॉइल होता है वो रिस्टोर हो जाता है, फर्टाइल सॉइल वापस आ जाता है उस जगह पर। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी होती है, फार्मर जो होता है उसको हेवी इन्वेस्टमेंट करने में हमेशा डर होता है।
फार्मर को डर होता है कि सपोज उसने गुड क्वालिटी, महंगी क्वालिटी की सीड्स लगाई या ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला या उसने इरिगेशन का अच्छा अरेंजमेंट करा और उसने अच्छा से क्रॉप लगाए, लेकिन अगर फ्लड आ गया तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। और इसी वजह से आसाम का फार्मर बहुत बार इन्वेस्टमेंट करने में डरता है। जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो आप कभी भी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए ट्रू है। अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो आसाम में फ्लड्स आना इंपॉर्टेंट है, वो इकोलॉजिकली अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फार्मर जो होता है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में डरता होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है फ्लड्स आसाम में। सेकेंड है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द इनपुट। ये आसाम का नहीं, पूरे देश की प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर में जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे कि सीड की कॉस्ट, फर्टिलाइजर की कॉस्ट, पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट, फार्म मैकेनाइजेशन जो होता है, अगर आपको इरिगेशन करना है, कुछ भी करना है, इन सब की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और रिटर्न उतना आ नहीं रहा है। एग्रीकल्चर के एरिया में पूरी कंट्री में प्राइसेस स्टैग्नेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है। और इसीलिए आपने हाल फिलहाल में अपनी सरकार की पॉलिसी को देखा होगा कि हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में थोड़ी सी छूट दी है, हमने उसको थोड़ा ढीला करा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाए। और हमने एग्रीकल्चर में हाई वैल्यू चेन को बढ़ाने की भी इसीलिए कोशिश करी है जिससे कि रिटर्न्स बढ़ने लगे। तो ये प्रॉब्लम आसाम के साथ भी है। हमारे कॉस्ट ऑफ द इनपुट ज़्यादा है और रिटर्न जो है उनके उतने ज़्यादा रिटर्न आता नहीं है। एग्रीकल्चर में पैसा उतना मिलता नहीं है हमको। इस वजह से जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते भी हैं उनकी इनकम कम होती जा रही है। ये आसाम के साथ भी चैलेंज है। थर्ड प्रॉब्लम है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आसाम की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंड होल्डिंग साइज जो है वो यहाँ पर छोटा है। लैंड होल्डिंग साइज का मतलब होता है कि एक फार्मर के पास कितनी लैंड होती है, फार्मिंग फैमिली के पास, कि किसके पास कितनी लैंड होती है, और उसको लैंड होल्डिंग साइजेस बोलते हैं। अब लैंड होल्डिंग साइज आसाम में ऑन एन एवरेज छोटा है, लोगों के पास कम अमाउंट ऑफ लैंड है पर फैमिली अगर बात करी जाए। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके पास लैंड छोटी होती है तो आप उसमें ज़्यादा मशीन्स नहीं यूज़ कर सकते हो, आप प्रेफर करते हो लेबर से काम कराया जाए। और जनरली फैमिलीज़ या ग्रुप ऑफ द फैमिलीज़ मिल करके विलेज लेवल पर सारा का सारा लेबर करती हैं। इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप लेबर से काम करते हो तो पहली चीज़ आपका थोड़ा इनपुट कॉस्ट बढ़ने लगता है। मोर ओवर लेबर के साथ काम करने पर कभी भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं आएगा जितना अच्छा मशीन से काम करने पर आ जाता है। मशीन्स बेटर तरीके से काम कर लेती हैं। तो हमारे यहाँ आसाम में एक बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ मशीन्स का यूज़ एग्रीकल्चर में कम होता है, लेबर पर डिपेंडेंट होते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फार्म जो साइजेस हैं वो छोटे हैं। आप छोटी ज़मीन पर मशीन नहीं चला सकते हो, छोटी ज़मीन पर आप मजबूर होते हो कि आपको मैनुअली लेबर के साथ काम करना पड़ेगा, और उसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन होने लगती है। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो आसाम सरकार है उसने किसी तरीके से मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो इरिगेशन होता है उसके लिए मैकेनाइजेशन करा जा रहा है। शैलो ट्यूबवेल की स्कीम चलाई गई है और वो मैकेनाइजेशन का एग्जाम्पल है कि आप सोलर जो पावर होती है उससे ड्रिवन शैलो ट्यूबवेल्स की स्कीम चलाया जाए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकारें जो रही हैं आसाम की, उन्होंने कभी भी इनएडिक्वेट अटेंशन नहीं दी है प्रॉपरली। एग्रीकल्चर को हमेशा इग्नोर करा गया है। अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरविजन में एग्रीकल्चर पर वापस फोकस आया है। इसके अलावा एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से नेचुरल हजार्ड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर के लिए ये भी चैलेंज होगा। So these are few of the challenges of the agriculture in Assam. Let us discuss how can we improve the agriculture in Assam. सबसे पहली चीज हो सकती है क्रॉपिंग इंटरवेंशन करना, जहां पर हम मल्टीपल क्रॉपिंग पर फोकस करें। हम मल्टीपल क्रॉपिंग इज वन वे जहां से हम लोग एग्रीकल्चर जो होता है उसको ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ज़्यादा हम लोग इसकी एग्रीकल्चर इनकम भी बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर में मल्टीपल क्रॉपिंग करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि आप अपने क्रॉप्स को, जो अगर कोई एक क्रॉप डैमेज होने वाला है तो दूसरे के थ्रू आप फिर भी अपनी
खेती को बचा सकते हो, आप अपनी फार्मिंग को बचा सकते हो, अदरवाइज एक ही क्रॉपिंग करने में प्रॉब्लम होने लगती है। मोर ओवर फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है इन केस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकेंड है हाई वैल्यू क्रॉप्स की क्रॉपिंग करना आसाम में। अभी भी प्रीडोमिनेंटली राइस ही होता है, बट फार्मर्स हैव टू बी कन्विंस्ड दैट दे नीड टू डाइवर्सिफाई इनटू द अदर क्रॉप्स जिनसे ज्यादा रिटर्न आने लगे। सेकेंड है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बूस्ट करना है, माइक्रो इरिगेशन पर फोकस करना है। थर्ड है हाई क्वालिटी सीड पर फोकस करना है और प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन। अभी भी जो सीड्स आसाम में फार्मर जनरली यूज करता है वो वही होती हैं, जैसे अगर उसने किसी साल कुछ प्रोड्यूस करा तो उन्हीं सीड्स को वो रख लेता है, अगले साल वापस उसको उन्हीं को ही यूज करने लगता है। अभी भी क्वालिटी सीड्स पर फोकस नहीं होता है। और क्वालिटी सीड्स का ये मतलब नहीं है कि बाहर के किसी एजेंसी से खरीदी जाए, किसी इंटरनेशनल कंपनी से सीड खरीदने की बात नहीं हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि जो हमारे ही देश में जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वो सीड्स जो प्रोड्यूस करती हैं विच आर गुड क्वालिटी सीड्स, और हमारे यहाँ की ही इंडिजिनस वैरायटीज की, उन पर फोकस करा जाए। फार्मर विलेज लेवल पर अपने सीड बैंक्स बना सकते हैं, जिनको सीड विलेज बैंक्स बोलते हैं या कम्युनिटी सीड सिस्टम्स बोलते हैं, जहां पर फार्मर्स खुद से ही मिलके अगर जिस भी फार्मर की सीड क्वालिटी बेटर है, जिसकी बेटर प्रोड्यूस हो रही है, वो बाकियों को भी सीड अपनी बेच सकता है, सेल कर सकता है। इससे सभी का ही एग्रीकल्चर बेटर होने लगता है। तो ये इस टाइप के सिस्टम बहुत जरूरी है फॉलो करना। देन डेयरी, लाइव स्टॉक और फिशरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस हमें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कोऑपरेटिव्स और प्रोड्यूसर ग्रुप फॉर्म करना। इससे जो हमारे फार्मर्स हैं आसाम के, उनको बेटर दाम मिल सकते हैं अपनी प्रोड्यूस के। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दैट फार्मर्स आर नॉट एबल टू नेगोशिएट फॉर द गुड प्राइसेस, क्योंकि उनके पास नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती है। एक फार्मर नेगोशिएट नहीं कर पाता है मंडी में जाकर के, बट जब वो लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं तो वो बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली एनजीओज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये भी इनकी भी हेल्प ली जा सकती है। आप यहाँ पर वे फॉरवर्ड में आत्मनिर्भर भारत के भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को और इनकरेज करा जाना चाहिए, कैसे ई नैम जो होता है या इंटर स्टेट ट्रेड होता है, इसको इनकरेज करा जाना चाहिए। यू कैन राइट अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स ऑल्सो। फाइनली आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं बाय राइटिंग दैट एग्रीकल्चर की लिमिटेशन तो है, आसाम की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि बहुत फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन कर देगा और बहुत बड़ा कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन एग्रीकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमें रूरल पॉवर्टी को और जो प्रॉब्लम ऑफ पुअर डेवलपमेंट है आसाम की, उसको खत्म करना है, तो हमें एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये इस तरह का आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।